क्या प्रिया, क्या है? क्या कर रही थी देर से? कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स याद कर रही हूँ। इतनी पतली और इतनी इजी बुक इतनी देर से? पतली और इजी बुक, वो भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वर्ल्ड्स लेंथीएस्ट है, दुनिया की सबसे बड़ी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसे बनने में ही 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। आज के डेट में 448 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स और 12 शेड्यूल्स है। पूरी इंडिया को चलाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एक सुहागन के सिर का ताज होता है। ये 50 रुपए काटो रे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हे एवरीबॉडी, मैं हूं प्रिया और आप देख रहे हैं फिनोलॉजी लीगल। आज की इस वीडियो में हम इंटरनेट पर अवेलेबल कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे जिससे कि आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को और आसानी से याद कर पाएंगे। और इस पूरी वीडियो की जो सबसे फनी ट्रिक है उसे मैंने इस वीडियो के एंड के लिए बचा कर रखा है, तो उसे जरूर देखिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जब भी हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, 2 डेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है 26 नवंबर 1949। अब ये डेट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ था। ऑन दिस डेट वी अडॉप्टेड आवर कॉन्स्टिट्यूशन। पर क्या इसी दिन से कॉन्स्टिट्यूशन लागू होना, इनैक्ट होना स्टार्ट हो गया था? नहीं। तो कॉन्स्टिट्यूशन लागू होना स्टार्ट हुआ था, इनैक्ट होना स्टार्ट हुआ था 26 जनवरी 1950 को। अब इस डेट की ऐसी क्या खासियत है? क्योंकि 26 जनवरी 1929 को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पहली बार इंडियाज डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस बनाया था, पूर्ण स्वराज की मांग की थी। तो उस डेट को रिमेंबर करने के लिए 26 जनवरी को हमने कॉन्स्टिट्यूशन को इनैक्ट किया था। और इसी डेट को सेलिब्रेट करने के लिए हम हर साल 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाते हैं। तो ओरिजिनली जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ तब उसमें कितने आर्टिकल्स थे? 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स और 8 शेड्यूल्स थे। बट करंटली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स हैं? 448 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स और 12 शेड्यूल्स। बट एक चीज जो तब और अब दोनों में कॉमन थी वो ये कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे लंबा, वर्ल्ड्स लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। तो शुरुआत करते हैं शेड्यूल्स के साथ। अब ये शेड्यूल्स क्या होते हैं? ये बेसिकली वो टेबल्स होते हैं जिनमें कुछ एडिशनल डिटेल्स दिए हुए होते हैं जो कि आर्टिकल्स में प्रेजेंट नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 346 और 347 की बात करें तो वो ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात करते हैं, पर ये नहीं बताते कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस ऑफिशियल लैंग्वेज होती है। ये दिया होता है 8th शेड्यूल में जो इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात करती हैं। तो शेड्यूल्स में कुछ एडिशनल डिटेल्स दिए होते हैं। बाय द वे, आपको क्या पता है कि इंडिया की कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस है? 22। तो शुरुआत करते हैं शेड्यूल्स के साथ। तो ये है वो 12 शेड्यूल्स। अभी मैं थोड़ा साइड हटूंगी तो ये आपको क्लियरली जूम होके दिखेंगे। पर आपको पता है मेरे स्कूल के मैथ्स टीचर क्या करते थे? वो बच्चों को कोई भी फॉर्मूला या ट्रिक बताने से पहले उन्हें ओरिजिनल तरीके से, डिफिकल्ट तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करने बोलते थे, ताकि बाद में जब वो ट्रिक बताए तो बच्चों को उसकी इंपॉर्टेंस फील हो। ऐसा ही कुछ मैं आपके साथ करने वाली हूँ। तो पहले हम ये 12 शेड्यूल्स देखेंगे और फिर इसे याद करने की ट्रिक जानेंगे। और जब आप ये ट्रिक सुनेंगे तो आपकी आंखों से खुशी की आंसू, टीयर्स ऑफ हैप्पीनेस आ जाएंगे। देखते हैं। तो पहला शेड्यूल बात करता है स्टेट और यूनियन टेरिटरीज की। दूसरा बात करता है कि किसको कितनी सैलरी या इमोल्यूमेंट्स मिलेंगे। तीसरा बात करता है शपथ ग्रहण की, ओथ्स एंड एफर्मेशंस की। तो हर शेड्यूल में जो वर्ड हाईलाइट होते जा रहा है इसी को कंबाइन करके ये ट्रिक बना है। तो आपको बस ये वर्ड्स याद रखना है और फिर आपको ये पूरे शेड्यूल याद हो जाएंगे। इसके बाद चौथा शेड्यूल बात करता है कि राज्यसभा में किस स्टेट से और किस यूनियन टेरिटरी से कितनी सीट एलोकेट हुई है। 5th शेड्यूल बात करता है शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब्स की। वहीं 6th शेड्यूल बात करता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के बारे में। तो क्योंकि इससे पहले हमने शेड्यूल एरियाज और शेड्यूल ट्राइब्स डिस्कस किए हैं, तो 6th के जो एरियाज हैं, नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज मतलब आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जो स्टेट्स हैं, इन्हें हम अदर एरियाज बोलेंगे। इसके बाद आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट 7th शेड्यूल जो फेडरल स्ट्रक्चर की बात करता है। इसमें डिस्कस किया गया है कि यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर किस तरीके से होगी। और इसी शेड्यूल में 3 लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट भी दिए गए हैं। नेक्स्ट आता है 8th शेड्यूल जिसमें 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस दी गई हैं। और इसके बाद आता है 9th शेड्यूल जो लैंड रिफॉर्म्स की बात करता है, वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस। क्या आपको पता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट हुआ था जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश करने के लिए, इसी के लिए 9th शेड्यूल को कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया गया था।
इस शेड्यूल में कुछ ऐसे सेंट्रल और स्टेट लॉज हैं जिसे कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो एज ऑफ नाउ इस शेड्यूल में कुछ 280 या 209 लॉज है जिसे कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। इसके बाद 10th शेड्यूल बात करता है डिफेक्शन लॉज की, डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन की। 11th शेड्यूल बात करता है पंचायत की और 12th शेड्यूल बात करता है म्युनिसिपैलिटीज की। तो अभी जो 12 शेड्यूल्स आपने देखे, इसे लर्न करने की ट्रिक है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, इसे आप ऐसा याद रखिए कि 12 शेड्यूल्स हैं और ये 12 लेटर्स हैं। इन्हें एक एक करके देखते हैं। तो टी से टेरिटरीज, ई से इमोल्यूमेंट्स, ए से एफर्मेशंस, आर से राज्यसभा याद रखिएगा और एस से स्केड्यूल्ड एरियाज। तो 1 2 3 4 5 ये हो गया आपके 5 शेड्यूल्स। अब 5th शेड्यूल में बात हुई है स्केड्यूल्ड एरियाज की और 6th में बात हुई है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की। तो इसे आप अदर एरियाज के नाम से याद रखिए। तो 5th हो गया स्केड्यूल्ड एरियाज और ऑफ का ओ हो गया आपका अदर एरियाज। इसके बाद एफ से है फेडरल स्ट्रक्चर। तो ये किसकी बात कर रहा है? फेडरल स्ट्रक्चर की बात कहाँ की गई है? 7th शेड्यूल में। तो 6th और 7th शेड्यूल में आपकी 3 लिस्ट दी गई है और ये यूनियन और स्टेट के बीच में पावर्स कैसे डिवाइड होंगी इसके बारे में बात करता है। इसके बाद ओ से हो गया आपकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस, 8th शेड्यूल। एल से लैंड रिफॉर्म्स, 9th शेड्यूल जो 1951 में इंसर्ट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में। डी बात करता है डिफेक्शन लॉज की, एंटी डिफेक्शन लॉज की। इसके बाद हम पी और एम देखते हैं। तो पी बात करता है पंचायत की और एम बात करता है म्युनिसिपैलिटी की। तो इस तरीके से आप अपने 12 शेड्यूल्स को इन 12 लेटर्स से याद कर सकते हैं। 12 शेड्यूल 12 लेटर्स। तो आई होप आपको शेड्यूल याद करने में आसानी होगी। एक और बार बता देती हूँ कि शेड्यूल्स क्या होते हैं। ये वो एडिशनल डिटेल्स होते हैं, वो लिस्ट, वो टेबल्स होते हैं जो आर्टिकल्स में प्रेजेंट नहीं होते। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि जिस तरीके से हमने कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स को इंसर्ट किया है उसी तरीके से हमने इन शेड्यूल्स को क्यों नहीं इंसर्ट किया? क्योंकि जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट किया था तभी वो इतना लेंदी था। आपको पता है इनैक्टमेंट वाले दिन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने वर्ड्स थे? 1,45,000 वर्ड्स थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। इसमें अगर आप इन शेड्यूल्स को भी इंसर्ट कर देते तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कितना कॉम्प्लिकेटेड और कितना लेंदी हो जाता। इसलिए सिंप्लीफाई करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल्स, पार्ट्स और शेड्यूल्स में डिवाइड किया गया है। अब बात करते हैं दूसरी ट्रिक की। तो 1946-47 में जब इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पहली बार बैठी थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, तब उन्होंने दुनिया भर के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पिरेशन ली थी। इसमें से कुछ देश ऐसे थे जो नए नए आज़ाद हुए थे, नया नया कॉन्स्टिट्यूशन था। वहीं कुछ देश, कुछ सोर्सेज ऐसे थे जिनका कॉन्स्टिट्यूशन बहुत पुराना था। पर मेनली हमने इन 11 सोर्सेज से इंस्पिरेशन ली थी, इन 11 सोर्सेज से फीचर्स लिए थे। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से हमने कुछ फीचर्स लिए, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, यूके कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसे अलग अलग सोर्सेज से हमने इंस्पिरेशन ली। पर जब भी एग्जाम में ये पूछा जाता है कि कोई स्पेसिफिक फीचर किस सोर्स से लिया गया है तो ये याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और इसी में हेल्प करेगी आपकी दूसरी ट्रिक जो आपको सोर्सेज याद करने में हेल्प करेगी। चलिए देखते हैं इस ट्रिक को। तो सबसे पहले बात करते हैं आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन की। तो इससे जो हमने फीचर्स लिए हैं उसे याद करने के लिए आप इस स्टेटमेंट को याद कर लीजिए, एलीज डीपी इज नंबर 1। फनी है ना? अब ये स्टेटमेंट देखकर इस ट्रिक को जज मत करिए, या तो ये सोर्सेज याद कर लीजिए या फिर ये आसान सा स्टेटमेंट याद कर लीजिए। वैसे ये स्टेटमेंट ज्यादा इजी लगता है। तो चलिए अब इसमें क्या क्या फीचर्स हैं ये देखते हैं। तो एलीज हो गया इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, डीपी हो गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और नंबर 1 ये हो गया नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा। तो ये जो 3 फीचर्स है आप इस एक स्टेटमेंट से याद कर सकते हैं। ये तीनों फीचर्स हमने लिए हैं आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। दूसरा है यूके का कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसके फीचर्स याद करने के लिए मेरे पास 2 स्टेटमेंट्स हैं। वैसे वीडियो देखते देखते आपको भूख लग गई होगी तो ये लीजिए पार्ले बिस्किट, इसी में यूके के फीचर्स हैं। पा से हो गया पार्लियामेंट्री सिस्टम, आर से हो गया रूल ऑफ लॉ, एल से हो गया लॉ मेकिंग प्रोसीजर। इसके बाद बिस्किट के बाय से हो गया बाई कैमरलिज्म और फिर है सिंगल सिटीजनशिप। इन्हीं फीचर्स के लिए जो दूसरा स्टेटमेंट है वो है सिनबी इज अ कॉम्प्लेक्स लॉ। तो सिन से हो गया सिंगल सिटीजनशिप, बाय से हो गया बाई कैमरल पार्लियामेंट्री सिस्टम,
कॉम्प्लेक्स के कॉम्प से याद रखिए कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, और लॉ से याद रखिए लॉ मेकिंग प्रोसीजर। तो यूके के फीचर्स याद करने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस है, पार्ले बिस्किट और सिम्बी इज अ कॉम्प्लेक्स लॉ। वैसे पार्ले बिस्किट मुझे ज्यादा कैची लगता है। इसके साथ ही ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने एक और बहुत इंपॉर्टेंट फीचर लिया है, वो है रिट्स का। अब ये रिट्स क्या होते हैं ये समझने के लिए आप मेरी इस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें मैंने बहुत सिंपल तरीके से रिट्स क्या होते हैं ये समझाया है। नेक्स्ट हम देखेंगे यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन। तो रिसेंटली यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस काफी चर्चा में रहे हैं, तो उसी से आप इस स्टेटमेंट को रिलेट करिएगा, प्रेसिडेंट नीड्स फंड फॉर रिमूवल ऑफ प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट एंड जजेस इन यूएसए। अब इस स्टेटमेंट से हम ये फीचर्स डिराइव करते हैं। तो प्रेसिडेंट से हो गया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इंडिया में जो प्रेसिडेंट एज सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस का जो कंसेप्ट है ये हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। फंड से हो गया फंडामेंटल राइट्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स के इंस्पिरेशन यूएस से ली गई है। नेक्स्ट है रिमूवल, जिसे इम्पीचमेंट भी कहते हैं। तो इम्पीचमेंट का कंसेप्ट भी यहां से आया है। इसमें प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट भी आता है और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का इम्पीचमेंट भी इन्वॉल्व है। फिर प्रेसिडेंट से आप प्रियम्बल याद रखिए, इसके बाद वाइस प्रेसिडेंट का कंसेप्ट, और जजेस से आप इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी याद रखिए। तो ये फीचर्स हमने यूएस से लिए हैं। नेक्स्ट आता है कनाडा का कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसके लिए भी एक बहुत कैची और बहुत सिंपल लाइन है, वो है कैन आई नो फेड्स एड्रेस। बहुत सिंपल है और आसानी से याद हो सकता है। अब इसमें से फीचर्स देखते हैं। तो कैन से आप कनाडा याद रख सकते हैं कि ये स्टेटमेंट कनाडा से रिलेट करता है। फिर फेड से आप फेडरल सिस्टम याद रख सकते हैं। तो फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर का कंसेप्ट यहां से लिया गया है। एड से हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट की एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, और रेस्ट से हो जाएगा सेंटर की रेसिड्यूरी पावर्स। और ये सारे फीचर्स आप कैन आई नो फेड्स एड्रेस से याद रख सकते हैं। तो इस सेकेंड ट्रिक में हमने जो भी कैची स्टेटमेंट डिस्कस किए हैं उससे आप आयरलैंड, यूके, यूएस और कनाडा के सोर्सेज बहुत जल्दी याद कर पाएंगे। इसके साथ ही बाकी सोर्सेज से हमने कौन कौन से फीचर्स लिए हैं ये मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट्स थे, बट एज ऑफ नाउ हमारे पास 25 पार्ट्स हैं। तो तब से लेकर अब तक कॉन्स्टिट्यूशन में काफी सारे चेंजेस हुए। तो जब भी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई नया पार्ट इंसर्ट करना होता है या नया कोई आर्टिकल लाना होता है तो उसे अल्फाबेटिकली इंट्रोड्यूस किया जाता है। जैसे पार्ट 9A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 9B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 21A। तो अल्फाबेटिकली इन न्यू चेंजेस को इंसर्ट किया जाता है ताकि कॉन्स्टिट्यूशन का जो अरेंजमेंट है वो अफेक्ट ना हो। तो इन 25 पार्ट्स को इजीली कैसे याद रखना है इस बारे में है ये ट्रिक। तो चलिए अब आपके स्क्रीन पर जो एक स्टेटमेंट आने वाला है उसे आराम से और एंजॉय करके देखिएगा। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो 25 पार्ट है इन्हें एक साथ याद करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, इसलिए इस ट्रिक में हम 3 निमोनिक्स डिस्कस करेंगे। आपको इन तीनों में से जो पसंद आए आप उसे याद कर लीजिए। तो जो पहला निमोनिक है उससे हम ये 25 पार्ट एक साथ याद करना ट्राई करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करें। ध्यान से देखिएगा। यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस, यूपी, मीट चाइल्ड, श्याम, राम, fruit tastes sweet to eat, so only eat Maggi as tasty snack। तो इस स्टेटमेंट के हर फर्स्ट लेटर से आप 25 पार्ट को बहुत आसानी से याद कर पाएंगे, पर हो सकता है कि ये निमोनिक बहुत लंबा हो, इसलिए हम दूसरे निमोनिक को देखेंगे जिससे आप 7 पार्ट्स को, पार्ट 11 से लेके 16 तक को बहुत आसानी से याद कर पाएंगे। तो चलिए इसे देखते हैं। बहुत सिंपल एक नॉर्मल फ्रेज है, रीड फ्रॉम द स्टार्ट टू एंड प्लीज। तो 7 पार्ट्स इस एक सेंटेंस से, रीड फ्रॉम द स्टार्ट टू एंड प्लीज। और इस एक फ्रेज से आप पार्ट 11 से लेके 16 तक के पार्ट्स याद कर सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरे निमोनिक की, जिससे आप 17 से लेकर 22 तक के पार्ट याद कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही सिंपल वर्ड है, लीमैट्स, LEMATS। अगर आप सिर्फ इसे याद रखेंगे तो 17 से लेके 22 तक के पार्ट याद कर सकते हैं। तो इस ट्रिक में हमने जाने 3 निमोनिक्स। जो पहला था उससे आप 25 के 25 एक साथ याद कर सकते हैं। दूसरे में आप रीड फ्रॉम द स्टार्ट टू एंड प्लीज, इस एक लाइन से 11 से 16 तक के पार्ट याद कर सकते हैं। वहीं तीसरा निमोनिक एक सिंपल वर्ड, लीमैट से आप बाकी बचे हुए पार्ट्स याद कर सकते हैं। तो इसमें से आपको जो पसंद आए आप वो यूज कर सकते हैं।
तो ये था आज का वीडियो कुछ टिप्स और ट्रिक्स के ऊपर। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के इस फन वीडियो में भी आपको कुछ नया सीखने को मिला हो। अगर हाँ तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिए ताकि वो भी एग्जाम में अच्छे नंबर पा सके। और ऐसे और इंटरैक्टिव कंटेंट के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे हम बहुत सारे करंट अफेयर्स को कवर करते हैं, क्विजेस के साथ, पोल्स के साथ। और ऐसी ढेरों वीडियोस पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। उम्मीद करती हूं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो। दैट्स इट फॉर नाउ। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।